Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट क्लास में पोटेशियम डाइक्रोमेट कवर किया था। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि क्रोमियम है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम एक और कंपाउंड मैंगनीज का जिसका नाम है, नहीं हाँ मैंगनीज का ही है, पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, Mn होगा, वहां पे Mn का ऑक्साइड होगा और पोटेशियम एज अ काउंटर आइन काम कर रहा होगा। तो वही हमें आज पढ़ना है। स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी डाइक्रोमेट में वो यहाँ भी यूज होंगी, मतलब वो यूज नहीं होंगी लेकिन उनकी तरह, जैसे आपने बैलेंसिंग करी थी है ना, एन फैक्टर निकाला था, तो वो सब अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखाओ। एन फैक्टर का यूज होगा बहुत ज्यादा रिएक्शन बैलेंस करने में। मैं हालांकि यहाँ भी बताऊंगा बट पहले से पता होगा तो अच्छे से समझ आएगा, वरना तो यहाँ है ही हम, है ना। चलो तैयार हो जाओ फिर। डी ब्लॉक का ये लास्ट चैप्टर होगा, मतलब लास्ट लेक्चर होगा, फिर एफ ब्लॉक शुरू करेंगे, देन उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चल शुरू कर दें। कर दो सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट था तो उसका एक भाई भी था क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो तरीके के आयन्स होते हैं, एक होते हैं परमैंगनेट, एक होते हैं मैंगनेट। सर ये क्या होता है, वहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी दोनों जगह, यहाँ मैंगनीज की अलग अलग होगी। जैसे देखो सर, क्या बोल रहे हो, देखो मैंने बोला है दो आयन है, एक है MnO4 2 माइनस, है ना। ये कौन सा आयन है सर, ये है बेटा मंगानेट, ये है मंगानेट आयन। और ये है MnO4 माइनस, ये है परमंगानेट आयन। मंगा है नंगा है ना। तो ये परमैंगनेट आयन है। मैंगनीज को हम छोटे क्लास में पढ़ते थे तो हमारे सर बोलते थे मंगानीज, तो ये मंगानीज का ही कंपाउंड है। MnO4 2 माइनस मैंगनेट, MnO4 माइनस पर मैंगनेट, तो दो अलग अलग आयन है। तो इनकी हेल्प से अगर मैं कहूँ पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला बनाओ तो तुम कहोगे सर पोटेशियम का +1 और पर मैंगनेट का -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात कर रहे हो सर आप, KMnO4 हो जाएगा। तो जो पोटेशियम पर मैंगनेट कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास KMnO4, है ना। तो ये जो इसका फॉर्मूला है ये क्या है, KMnO4 है। अब सर ये बनता कहाँ से, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से होती है, तो ये जो प्रिपेयर किया जाता है इसको प्रिपेयर करते हैं हम पायरोलुसाइड ओर से। पोटेशियम डाइक्रोमेट को किससे प्रिपेयर करते थे, क्रोमाइड ओर से। इसको किससे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड ओर। पायरोलुसाइड क्या होता है बता रहे हैं भाई, पायरोलुसाइड होता है MnO2। इसकी हेल्प से आप इसे प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ब्राइटनेस कम है, चलो ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे भी अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होगी, देखो क्या क्या होगा। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो पहले स्टेप में आप क्या करते हो, वैसे ही इसको फ्यूज कराते हो किसी अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। क्या बोला सर आपने, फिर से बता दो। देखो हम क्या कराते हैं, हम पायरोलुसाइड जो ओर है ना, हम पायरोलुसाइड ओर का फ्यूजन कराते हैं। पायरोलुसाइड ओर इज फ्यूज्ड विद KOH, किसी भी अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड के साथ फ्यूज करा दोगे, है ना। फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन करा देते हैं एयर के साथ। सर इसकी जरा रिएक्शन लिख के बता दो, बता रहे हैं देखो रिएक्शन क्या होगी। पायरोलुसाइड पता है आपको क्या होता है, पायरोलुसाइड सर पता है MnO2 होता है, ठीक है। अब KOH भी आपको पता है और ऑक्सीडेशन के लिए O2 चाहिए, ये भी आपको पता है। सर यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से पहले बेटा बनेगा मैंगनेट, है ना, मैंगनेट आयन बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट बनेगा। तो K2MnO4 और साथ में जो भी कंपाउंड बनेंगे उनको रिलीज करवा देना आप, ठीक है। वाटर बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक। तो मेन बात ये है, ये क्या आया, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे बैलेंस होगा सर, देखो मैंगनीज कितने हैं, एक एक, पोटेशियम यहाँ दो हैं तो यहाँ दो कर दो सर, ठीक है कर दिए भाई।
अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तो आप क्या लगाओगे फिर, वाटर लगाओगे, है ना, लगा देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 12, यहाँ तो 2 ही है, वाटर नहीं लगेगा यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं जरा, इतना नोट करो, एक बार रिएक्शन को देख लेता हूँ मैं क्या है बैलेंसिंग। ठीक है, नोट करो उसको। निकलेगा तो वाटर ही है ना, बैलेंसिंग में हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, देखो निकलेगा तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे क्या रिमूव होगा, वाटर। अब बैलेंसिंग देखनी है, उसको मैं हटा दूं जरा, उसको हटा दूं, देखो सर बैलेंसिंग बता दो, हाँ भाई बता रहे हैं, देखो बैलेंसिंग के लिए क्या क्या है हमारे पास, ये जो पुराना है इसको हटा दो, बैलेंसिंग देखो, देखो यहाँ देखो क्या है, MnO2 ये सब है हमारे पास। चलो, तो इसकी जो बैलेंसिंग होगी तो याद ही रखनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऑक्सीजन बैलेंस करें पहले। देखो इसको अगर मैं 2 बनाता हूँ तो मैंगनीज 2 हो जाएंगे, यहाँ भी मैंगनीज 2 हो जाएंगे, पोटेशियम 4 हो जाएंगे, 4 कर दो। अब देखना बैलेंस है क्या, 4 ऑक्सीजन 8 और 2 10, 2 चौक 8, 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। तो ये क्या है भाई, ये क्या बनाया है, ये जो बनाया है, ये क्या बनाया है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। तो ये मैंगनेट की वजह से बना है ना, और इसी कलर का होता भी है, किसका है, ग्रीन कलर का, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया। तो पोटेशियम परमैंगनेट बना ग्रीन कलर का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप इस पे ड्राई क्लोरीन गैस पास कर दोगे, है ना, ड्राई क्लोरीन गैस कहाँ पे पास करनी है, ड्राई क्लोरीन गैस इस पास ओवर किसके, यही पास ओवर पोटेशियम मैंगनेट। ठीक, इसकी रिएक्शन बता दो सर, देखो इसकी रिएक्शन क्या होगी, पोटेशियम मैंगनेट क्या है, K2MnO4, क्लोरीन गैस Cl2, क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ से आपके सामने बन जाएगा KMnO4, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बताओ, KCl ही बच रहा है, KCl रिलीज करा देना, रिएक्शन बैलेंस कर देना। 2 पोटेशियम क्लोरीन 2, यहाँ 2 कर दो, पोटेशियम 2 यहाँ 2 है सर, तो ऑक्सीजन 4 है, 4 है, Mn 2 है, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं पोटेशियम 4 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 कर दूं तो भी पोटेशियम 4, 2 मैंगनीज 2 4 8 ऑक्सीजन, 2 4 8 ऑक्सीजन। तो ये क्या आया है ना, इसको जरा यहाँ करता हूँ, लिखना है ना वहां पे, इसलिए। तो ये जो आता है पर्पल कलर का आता है, पर्पल कलर पता नहीं हमारे बोर्ड में दिखेगा, दिखना तो चाहिए, देखो ये क्या बना, ये बना पोटेशियम परमैंगनेट, और ये कैसा होता है, ये होता है पर्पल कलर का। ठीक, लिख लो इसको, ये बन गया आपका कंपाउंड जो बनाना था। वहां 3 स्टेप की प्रिपरेशन थी, यहाँ सिंपल क्या करा, पायरोलुसाइड ओर को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन इन एयर। तो वहां से हमें पोटेशियम मैंगनेट मिला ग्रीन कलर का, फिर उस पोटेशियम मैंगनेट पे हमने क्लोरीन गैस पास कराई, तो वहां से हमें पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट मिला। नोट कर लो प्रिपरेशन, इसका भी एक क्वेश्चन है पीछे एनसीईआरटी में पूछा हुआ, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलो नोट कर लो, कर लिया। एक प्रिपरेशन और है, ये तो लेबोरेटरी है, अब अगर सर हमें वहां करनी हो बड़े स्केल पे, है ना, कॉमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होती है, तो वो देख, नोट कर लो, रब कर रहा हूँ, इसको बीच में ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम मैं बता रहा हूँ आपको, वो कॉमर्शियल प्रिपरेशन बता रहा हूँ, है ना,
कॉमर्शियली कैसे होता है? कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड, अभी लिख के बताऊंगा, वैसे होता है। तो कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। लेबोरेटरी के लिए तो वो पुराना वाला तरीका ठीक था, बट अगर आपको बड़े स्केल पे करना है तो क्या करोगे? आप वही लोगे क्या? पायरोलुसाइड ओर लोगे। पायरोलुसाइड ओर क्या था? पायरोलुसाइड ओर क्या था? अभी पीछे लिखा था MnO4, है ना? तो आप पायरोलुसाइड ओर लोगे। उसका आप क्या कराओगे? उसका आप कराओगे क्या? फ्यूजन विद किसी भी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, KOH के साथ कर। फिर क्या करोगे? वन का मतलब पहले ये होगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन कराओगे एयर के साथ। ठीक, तो यहां से आपको क्या ऑब्टेन्ड होगा? यहां से आपको ऑब्टेन्ड होगा पर मैंगनेट आयन, वो मैंगनेट आयन ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, देन इसका क्या कराओगे आप? देन इसकी आप इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक करा लोगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, ना कहाँ पे? इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में आप इसका इलेक्ट्रोलिटिक करा लोगे ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? MnO4 माइनस, यानी कि परमैंगनेट आयन। कलर आपको पता ही है ना? कलर फिर से बता दूं एक बार, ये क्या है? ये है ना, ये ग्रीन कलर का था, इसी को हम क्या बोल रहे थे? इसी को हम बोल रहे थे मैंगनेट। ये क्या है? ये है मैंगनेट आयन। ठीक, और वो कैसा था सर? वो पर्पल कलर का था, वो था परमैंगनेट आयन। कॉमर्शियली ऐसे बना सकते हो उसको। बताओ, आई बात समझ में? ठीक है, तो मैंगनेट आयन किस कलर का है? ग्रीन। पर मैंगनेट किसका है? पर्पल कलर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? नोट कर लो, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अभी आपको दिखाया था पर्पल कलर का, मतलब बनाया था, तो ये क्या है? जब अपना प्रेसिपिटेट या सॉल्ट की फॉर्म में रहता है तो डार्क वायलेट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉलिड बताया था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्रिस्टल बना के रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 523 केल्विन से कम है डाइक्रोमेट से, है ना? वो सॉलिबिलिटी वही, अगर आपका वाटर का टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी कम, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। बताओ, आ गई बात समझ में? यहीं पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, है ना, स्ट्रक्चर की शायद अलग से स्लाइड नहीं डाली है, तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ स्ट्रक्चर। देखो, MnO4 2 माइनस कैसा दिखेगा? आपको पता है मैंगनीज की जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है वो क्या होती है? मैंगनीज 26 होता है, यानी कि आर्गन 18 4s2 3d6, यही तो होती है। सॉरी, 25 होता है, आयरन होता है 26। आयरन होता है 26। तो ये कितनी है? 3d5। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैक्सिमम 7। तो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाएगा, तो मैंगनीज के 7 बॉन्ड्स बन जाएंगे। MnO4 2 माइनस है ना? MnO4 2 माइनस का मतलब क्या? 2 2 4, 4 बन गए, है ना? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फिर वैसा, और क्या कर सकते हैं। चलो, MnO4 2 माइनस ही होता है। इसको क्या करें? 2 माइनस दिखाना है हमें, तो 2 माइनस दिखाने के लिए आप क्या करोगे? फिर आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ आए? तो ये है। और MnO4 माइनस कैसे रहेगा सर? फिर वो ऐसे रह लेगा, उसको क्या दिक्कत है? रहेंगे दोनों टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये क्या था? ये था मैंगनेट आयन, वो क्या है? पर मैंगनेट आयन। तो इनका स्ट्रक्चर एक बार देख लो, पूछ लिया जाएगा तो ऐसे बना देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ ली।
अब वही बात KMnO4 का ऑक्सीडेशन नेचर, जैसे वहां पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन वैसे ही यहाँ पे। तो देखो 4 नीचे को आया हुआ है, चलो देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, मतलब KMnO4 किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो भाई खुद का क्या करा रहा होगा, रिडक्शन। तो एक बार जरा देख लें इसका रिडक्शन। देखो KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये हर जगह शो करता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी, है ना। तो ये जो है क्या करता है, इट शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहाँ कहाँ, इन एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम, है ना। ये तीनों जगह क्या करता है, शो करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बट सर अच्छा कहाँ पे होगा, है ना। जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, सबसे अच्छा कहाँ पे, न्यूट्रल में, देन एसिडिक में और फिर बेसिक। लेकिन जब भी आप इसे लेबोरेटरीज में देखोगे या कहीं रिएक्शंस में देखोगे तो इसको हम बेसिक मीडियम में भी यूज नहीं करते हैं, न्यूट्रल में भी नहीं, हम इसको मोस्टली एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा सर, अच्छा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये न्यूट्रल मीडियम में, और आप कह रहे हो हम इसे एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे। तो बेटा एसिडिक मीडियम में ये एक कंपाउंड बनाता है MnSO4, वो कैटलिस्ट होता है तो वो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, इसीलिए हम जनरली एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। तुम्हें क्या क्या बताया, बट जनरली वी यूज KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, कहाँ पे, इन एसिडिक मीडियम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंपाउंड बना लेता है MnSO4, बिकॉज इट फॉर्म्स क्या, MnSO4 which is a कैटलिस्ट। ये क्या होता है, कैटलिस्ट होता है ना। फिर ये क्या करेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा, एंड इट therefore it increases the rate of reaction। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये था। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो तो तीनों में करेगा, और कोई पूछ ले अच्छा कहाँ पे होता है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी कहाँ होती है, न्यूट्रल में, बट यूज हम एसिडिक में करते हैं क्योंकि वहां पे कंपाउंड बन जाता है MnSO4 जो कि इटसेल्फ क्या होता है, कैटलिस्ट। तो सेल्फ कैटलिस्ट बनिए, आपको बाहर से नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा। अब देखें ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है इसका, देखो इसका ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास, KMnO4। KMnO4 कहाँ कहाँ ऑक्सीडाइज हो सकता है सर, एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल में। तो जरा एसिडिक मीडियम में मुझे करके बताओ सर कैसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो भाई पहले तुम इसका रिडक्शन तो सीख लो। एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो जाता है Mn2+। यहाँ एन फैक्टर बताओगे मुझे क्या होगा, एन फैक्टर क्या होता था सर, एन फैक्टर होता था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम एक्स मान के निकालोगे, पोटेशियम, वो मैंगनीज की, पोटेशियम तो +1 रहेगा और ऑक्सीजन -2, ओवरऑल कितना है 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +7। तभी तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बाहर, 7 हैं। सातों के साथ लूज करने के बाद और कोई प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नहीं, मतलब अभी और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा है, रिडक्शन का। तो खुद का रिडक्शन कराएगा और दूसरों का ऑक्सीडेशन। तो +7 से कहाँ जा रहे हैं हम, +2 में। रिडक्शन हो गया, कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया, यहाँ कितना था +7 और यहाँ कितना है +2। कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। एटम कितना है, 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाता है, 5। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना रहता है, 5। ठीक, उसके बाद सर बेसिक में भी बता दो, है ना।
लो भाई, क्या है, स्ट्रॉन्गली बेसिक या एल्कलाइन मीडियम है ना, बेसिक भी बोल सकते हो, एल्कलाइन भी बोल सकते हो, दिख रहा होगा ना उधर। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बनाता है उसका नाम होता है MnO4 2 माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताना जरा इसकी कितनी आएगी। सर इसकी x मान लो, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो x प्लस 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो 8 आएगी इधर, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, पहले से -2 है तो +6 आ जाएगा। सर क्या बोल दिया मैंने, विदाउट लिख के कर दिया, तुम लिख के कर लेना। देखो MnO4 2 माइनस, x 4 ऑक्सीजन, एक पे -2, ओवरऑल -2, -8 -2, x इक्वल्स टू 8 -2 इक्वल्स टू +6। कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, है ना। तो +6 आ जाएगी, लिख लो फिर यहाँ पे कितना आ गया ये, +6। तो एन फैक्टर बताओ कितना आएगा, +7 से कहाँ जा रहा है, +6 में एक ही एटम है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 1। लास्ट लेक्चर में बताया था भाई एन फैक्टर निकालना, क्या होता था एन फैक्टर, एन फैक्टर होता था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। बताओ बताया था कि नहीं बताया था, बताया था सर, है ना। तो देखो कितना आ गया एन फैक्टर 1। अब अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में बात करूं, या उसको हम स्लाइटली वो भी बोल देते हैं बेसिक, तो न्यूट्रल मीडियम में क्या रहता है, न्यूट्रल मीडियम में ये बना लेता है MnO4। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, +4। तो यहाँ इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ इसका इन फैक्टर हो जाएगा 3। तो आपको समझ में आया कैसे KMnO4 अलग अलग जगह ऑक्सीडेशन करता है और क्या क्या बनाता है, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, अपना रिडक्शन, हर जगह देखो रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 रिडक्शन इन, मतलब रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कम, मतलब रिडक्शन, +7 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम, यानी कि रिडक्शन। तो देख लो आप यहाँ पे यूज हम जनरली एसिडिक मीडियम में करते हैं, ठीक है। ये था आपके साथ, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या, और ऑक्सीडाइज वैसे ही करेगा जैसे डाइक्रोमेट करता था ना, ऑक्सीडाइज वैसे ही करेगा। हाउ डज एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद आयरन 2 आयंस। तो भाई कौन रिएक्ट कर रहा है, एसिडिफाइड KMnO4। तो KMnO4 की रिएक्शन जरा एसिडिक मीडियम में मुझे बताना क्या होती थी। देखो सर, ये जो के आयनिक इक्वेशन लिखनी है ना, तो आयनिक इक्वेशन KMnO4 में से आयंस क्या क्या निकलेंगे, KMnO4 के अगर तुम आयंस निकालोगे तो क्या क्या निकलेंगे, K+ और क्या, MnO4-, यही तो आयंस निकलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे आयनिक लिखनी है, MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा था, Mn2+ में। यहाँ पे जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताना कितनी थी, यहाँ पे थी सर ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और यहाँ पे कितनी आ गई, +2। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सर यहाँ पे जो एन फैक्टर आ रहा था वो आ रहा था 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन, यानी कि सर 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। तो भाई लगा दो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक। अब सर आप एटम बैलेंस करो, Mn तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे ना सर, तो 4 ऑक्सीजन है इधर, एक भी ऑक्सीजन नहीं है। मैं कहूँगा लो भाई 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दो, है ना, ऐसी तो करोगे। अब तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 8 हैं तो यहाँ क्या लगा देना, यहाँ पे तुम 8 H+ लगा देना। देख लो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, एक Mn 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। चार्ज कितना है, -5 -1 -6 +8 +2, चार्ज कितना है, +2। चार्ज भी बैलेंस है और एटम भी बैलेंस है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन। अब ये खुद रिड्यूस हुआ है तो दूसरे को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। तो Fe2+ आयंस ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाते हैं, सबको पता है सर, Fe2+ आयंस ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में जाते हैं।
तो यहाँ पे जब एन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ कहाँ से जा रहा है ये, +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 1, नंबर ऑफ एटम भी 1 है, एन फैक्टर कितना है 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब फाइनल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिलाइज कराना है। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो आपके सामने रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। देखो MnO4 माइनस, साथ में 5 इलेक्ट्रॉन तो इनसे कैंसिल हो जाएंगे और क्या है 8H प्लस, और क्या बचता है लेफ्ट हैंड साइड पे Fe2 प्लस, और इधर क्या आएगा Mn2 प्लस, है ना, और साथ में 4 वाटर मॉलिक्यूल। और एक चीज हम भूल गए, 5 Fe आएंगे ना, ये पूरी रिएक्शन 5 से मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ पे आप क्या लगा देना, यहाँ पे आप लगा देना +5Fe, और ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5Fe3 प्लस। देख लो एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, मतलब रिएक्शन बैलेंस। देखो जरा, Mn1 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, 4 2 जा 8, आयरन 5। सर चार्ज बताना, -1 +8 +7 और 5 2 जा 10 +10 कितना +17। सर चार्ज देखो 2 प्लस 5 3 जा 15 और 17, तो दोनों तरफ 17 यूनिट का प्लस चार्ज है, यानी कि चार्ज भी बैलेंस है। तो आयनिक इक्वेशन में चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। आयंस नहीं होंगे तो केवल एटम देखेंगे। बताओ आया समझ में, ये आ ही जाना चाहिए यार, है ना। और देख लेते हैं, और समझा देंगे, SO2 से समझा देंगे, हमारा क्या यार। लिख लो इसको, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली रिएक्शन की तरह समझो, एक एनोड की एक कैथोड की इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिलाइज करा के फाइनल सेल रिएक्शन लिख रहे हो। चलो रब कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, SO2। SO2 सर कहाँ होगा, क्या होगा मतलब, है ना। तो SO2 को देखो, SO2 को KMnO4 ऑक्सीडाइज करा देगा सल्फेट में, SO4 2 माइनस। सर जरा एन फैक्टर निकाल के बताना, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है, यहाँ +6 आ रही है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 2 का। कितने एटम है, 1, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब देख लो क्या सल्फर बैलेंस है, बैलेंस है सर। ऑक्सीजन उधर 4 है, इधर 2 है, तो इस बार आपको वाटर कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इधर ऐड करना पड़ेगा। इस बार वाटर कहाँ ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। 2 कम है ना, तो कितना लगा दोगे 2H2। अब हाइड्रोजन एक्सेस में होगा, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होते हैं, H प्लस से, तो 4H प्लस लगा। बताओ ये रिएक्शन समझ में आई, ये क्या हो रहा है। इस बार मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिख दी, SO2। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि SO2 ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, वरना तो हम नहीं लिख पाएंगे रिएक्शन। तो सर SO2 ऑक्सीडाइज होके सल्फेट आयन बनाएगा, SO4 2 माइनस। आपने एन फैक्टर निकाला, 2 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा के निकलिए। फिर आपने एटम चेक किए, तो यहाँ ऑक्सीजन कम थे, जिस तरफ कम है उस तरफ वाटर ऐड कर दो। फिर यहाँ H ज्यादा होगा, तो जिस तरफ H कम है उस तरफ H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। ऐसी रिडक्शन रिएक्शन तो KMnO4 की होगी। MnO4 माइनस क्या करेगा, MnO4 माइनस कन्वर्ट होके Mn2 प्लस बना लेगा। रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन फैक्टर कितना आ रहा था, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ +2, यानी कि 5 का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एटम कितने हैं, 1, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 5, यानी कि सर 5 इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी हो रही है। और प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन, यानी कि सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन बैलेंस है क्या मेरे लाल, नहीं, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो तुम्हें यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 8, यहाँ एक भी नहीं, तो आप क्या लगा दोगे 8H प्लस भी लगा दोगे। अब आप रिएक्शन बैलेंस करने चलो, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 से, किस किस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से होगा और वहाँ पे 5 से होगा। एक ऐसी रिएक्शन लिखी मैंने, रिडक्शन रिएक्शन। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर फाइनल रिएक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो पाएंगे। अब लिख लो रिएक्शन, देखो उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से, 5SO2। इस बार पहले वो लिख लिया, क्या दिक्कत है। देखो 5 2 जा 10, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 वाटर है
और राइट हैंड साइड पे 4 2 जा 8 वाटर है। तो एक्सेस किधर है? लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एक्स्ट्रा हैं? ये 2 5 जा 10, ये 4 2 जा 8, तो सर 2 ज्यादा है इधर, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखे। वो 2 इस वजह से नहीं आया, वो इस वजह से आया है कि 2 5 जा 10 और 4 2 जा 8, तो 10 और 8 को जब सॉल्व किया तब 2 आया है। ठीक है, और इस तरफ क्या बच रहा है सर? MnO4 नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दिया मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब यहाँ 8 H प्लस है, 8 2 जा 16, वहाँ कितने H प्लस है? 4 5 जा 20, तो ज्यादा किधर है? राइट हैंड साइड पे, तो हम H प्लस को राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे। Mn की मल्टीप्लाई 2 से होगी, कर देना। वाटर यूज कर ही चुके हो है ना, और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो ही चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 5 7 20, और नहीं वो तो H प्लस है ना, हाँ, और यहाँ H कितने? 8 2 जा 16, उधर एक्स्ट्रा थे 4 H प्लस। ये जो आई है हमारे पास फाइनल आयनिक इक्वेशन आई है। एटम चेक कर लो, बैलेंस है 5 सल्फर, अरे सल्फर तो रह ही गया, हाँ 5 SO4 और आएगा। देखो 5 सल्फर तो 5 सल्फर, ऑक्सीजन 5 2 जा 10, 2 12 और 8 18 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो 5 4 जा 20, कम हो गए क्या कुछ? 5 2 जा 20 और वो 5 2 जा 10 और 2 12 और 8 20, हाँ 20 है, 5 4 to 20। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 चार्ज चेक देखना भाई जरा, यहाँ पे 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 यूनिट का पॉजिटिव, और 5 2 जा 10, 10 यूनिट का नेगेटिव। ठीक है, 2 2 जा 4 यूनिट का पॉजिटिव, 4 यूनिट का पॉजिटिव 8, और 10 यूनिट का नेगेटिव, यानी कि -2 है ओवरऑल चार्ज, और यहाँ पे भी -2 है ओवरऑल चार्ज। तो रिएक्शन देखो बैलेंस हो गई। बताओ कोई दिक्कत? बस एन फैक्टर निकालना आ जाएगा ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, देखो सर, नेक्स्ट किसकी है? ऑक्सैलिक एसिड की। तो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो वो होता है, क्या होता है सर? H2C2O4, बट तुम्हें तो इसके आइंस लिखने हैं, तो 2H प्लस, और किसमें टूटेगा ये? C2O4 2 माइनस में। तो हमें क्या करना है? ऑक्सैलिक एसिड के जो ऑक्सलेट आयन है उनको क्या कराना है? उनको ऑक्सीडाइज कराना है। तो मैंने तुम्हें डाइक्रोमेट में बताया था ऑक्सलेट आयन किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, रिवाइज किया होगा तो पता होगा। ऑक्सलेट आयन जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो कार्बन डाई ऑक्साइड में होते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सर, +3 आएगी भाई, यहाँ निकालना, यहाँ +4 आएगी। सर चेंज कितना हो रहा है? 1 का, बट लेफ्ट हैंड साइड पे एटम कितने हैं? 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज तो 1 है बट एटम 2 है। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, एन फैक्टर 2 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन, तो आप लॉस करा के दिखा दिए। कार्बन 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंस कर दो। अब तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। बाकी इसकी आपको रिएक्शन याद ही हो जानी चाहिए। MnO4 नेगेटिव काय में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 प्लस में। नहीं हुई है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, +7, +7 से किस में गया? +2 में। चेंज कितने का आ रहा है? 5 का। एक ही एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एन फैक्टर कितना है? 5। एन फैक्टर 5 है, मतलब ये क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर कर रहा है। प्रोसेस कैसा हो रहा है? रिडक्शन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है। ऑक्सीजन 4, यहाँ एक भी नहीं, तो 4 वाटर ऐड कर दो, 8 एक्स्ट्रा हो गए हाइड्रोजन, तो 8 H प्लस से हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। फाइनल रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? कैंसिल। तो जैसे पोपट लाल कहता है कैंसिल, तो वैसे कैंसिल करोगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 5 आ गए फिर, है ना, तो फिर वही कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये रिएक्शन कैसी थी? ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन कैसी थी? रिडक्शन। ठीक है, देखो अब मल्टीप्लाई कर देखो कितना हो जाएगा? 5C2O4 2 माइनस, और तो कुछ है नहीं इधर, ये है, इसका 2 से हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 MnO4 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 8 2 जा 16 H प्लस बचेंगे, और उधर क्या आ जाएगा आपके सामने? उधर आ जाएंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड +5, इसकी वजह से Mn2 प्लस, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल ही हो गए, इधर 4 4 2 जा 8 वाटर। अरे भाई क्या क्या हट गया ये देख। बताओ, रिएक्शन समझ आ गई? बैलेंस चेक कर लो, 5 2 जा 10 कार्बन,
अरे भाई कार्बन कम क्यों हो गए? 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ 2 5 जा 10 होगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। अब देखो 5 2 जा 10 कार्बन, 10 कार्बन, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 28, 10 2 जा 20 और 8 28। एम एन दो, एम एन दो, हाँ एम एन की 2 से होनी है, मल्टीप्लाई देख के लिखना ना, एम एन की देखो 2 से है, उसकी 5 से। 5 2 जा 10 हो गया और 2 हो गया, दो एम एन बैलेंस है। ठीक है, सारा बैलेंस है, चार्ज देख लो, 5 2 जा 10, माइनस का 10 और माइनस का 2, माइनस का 12, प्लस का 16, प्लस का 4, 2 2 जा प्लस 4, चार्ज बैलेंस है। तो यहाँ पे हमने KMnO4 के लिए भी रिएक्शन लिखना सीख ली, देख लो, नोट कर लो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, KMnO4 के यूजेस हैं, है ना। तो KMnO4 के यूजेस क्या क्या हैं, इसको आप जर्मीसाइड की तरह यूज कर सकते हो। जर्मीसाइड मतलब जो जर्म्स हैं वो उनको किल करने के लिए, है ना। एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। पोटेशियम, ये लैब में जाओगे तो पर्पल कलर का, है ना, टाइट्रेट करते हो उसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देना, ये सब। और ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, वूल कॉटन और सिल्क। ब्लीचिंग मतलब कलर्ड इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, है ना। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो क्या है, इसको हम बेयर्स रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, बेयर्स रिएजेंट की तरह। सर ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, देखो बेयर्स रिएजेंट जो होता है ना, वो ये होता है 1% एल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन। सर ये काम क्या करता है, काम बेटा ये करता है कि ये एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है सिस डाइऑल में। सर ऐसे समझ नहीं आया, रिएक्शन लिख के बता रहा हूं। एल्कीन तो पता है ना क्या होते हैं, एल्कीन होते हैं सर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और आपने इसकी रिएक्शन किसके संग करा दी, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या है, 1% एल्कलाइन KMnO4। डाइऑल का मतलब ऑल, ऑल कहाँ आता था, एल्कोहल के सफिक्स में। तो यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एडजेसेंट कार्बन पे। इस एडजेसेंट कार्बन की पोजीशंस की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, सिस डाइऑल बोलते हैं। ये क्या था तुम्हारे पास, ये था एल्कीन, और ये क्या था, हट क्यों नहीं रहा है ये क्या है तुम्हारे पास, ये है, अबे यार ये क्या हुआ, देख, अच्छा चल, हाँ यहाँ पे थे ना, हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये है तुम्हारे पास सिस डाइऑल। सिस डाइऑल का मतलब समझ आया, डाइऑल मतलब दो एच, और सिस मतलब एडजेसेंट कार्बन, पे दिख भी रहा है ना। तो एल्कीन से सिस डाइऑल बनाने के लिए हम बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं, जो क्या होता है कि KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन 1%, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 1 ग्राम KMnO4 होगा। आई बात समझ में, यूजेस समझ आ गए। बेयर्स रिएजेंट वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये इसके कुछ यूजेस थे। चलो फिर आगे बढ़े, बढ़ जाओ सर, लिख लो, यूजेस लिख लो। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हालांकि वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, बट जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां से। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, है ना, इनके लिए हमें रीजन देना है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये बताया था कि ये चैप्टर 7 नंबर का है ना सर, बताया तो था। हाँ, तो 7 नंबर का जब आएगा तो मैंने आपसे ये भी कहा था इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट है और कुछ याद करने का है। तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप आंसर देख सकते हो इनका। चलो लिखना शुरू करें सर, लिखवा दो सर, आज आप देखो। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग आउट ऑफ द D4 स्पीसीज। D4 का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें D4। Cr2 प्लस इज स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग, Cr2 प्लस है वो रिड्यूस हो रहा है ना। और Mn3 क्या है, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग। तो ऐसा क्यों होगा, देखो Cr की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो जरा। Cr क्या होता है 24, यानी कि सर आर्गन 18 और 4s1 3d5 वो एबनॉर्मल होती है हाफ फील्ड की वजह से।
अब हमें क्या चाहिए, Cr2+, Cr2+ की लिख देते हैं भाई, आर्गन 18 और ये किस में चेंज हो जाएगा, 4s0 3d4। तो वो ये कह रहे हैं कि Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, मतलब दूसरों को वो रिड्यूस करा देता है, तो खुद का क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ से आप एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कराओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+ में। और Cr3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 4s0 3d3। और ये क्या है, स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल है। जब मैंने आपको कलर लिखना सिखाया था तो मैंने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कराई थी, T2G लेवल में और EG लेवल में, है ना, ऐसे था ना। मैं तो कुछ याद भी तो नहीं रहता है ये। 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल थी तो मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिखा था इन्हें, 3 ऑर्बिटल्स को नीचे बनाया था, 2 को ऊपर। इसका नाम क्या रखा था, EG, इसका नाम क्या रखा था, T2G। तो तुम्हारे पास डी में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हैं, 3। और देखो नीचे वाला क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल है, इसलिए Cr2+ आइंस तुरंत काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, Cr3+ में। और Cr2+ से Cr3+, पहला आंसर समझा रहा हूँ, Cr2+ से 3+ जाने का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वरना ऑक्सीडेशन स्टेट से कंपेयर कर लो, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग। Mn को देख लो, Mn3+ को क्या बता रहे हैं वो, कि ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। तो पहले Mn की लिखना जरा, Mn क्या है, आर्गन 18 और फिर क्या है, 4s2 3d5, है कि नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे Mn3+ की लिख के बताना जरा, Mn3+ की कितनी हो जाएगी, आर्गन 18 4s0 3d4। और कह क्या रहे हैं कि ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो अपना क्या कराएंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तो मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका एक चार्ज कम हो जाएगा, यानी कि इसकी जो कन्फिग्रेशन हो जाएगी अब, वो हो जाएगी आपके सामने कितनी, 4s0 3d5। और 3d5 क्या है, स्टेबल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो दोनों काम होने का रीजन स्टेबिलिटी है। Cr2+ से Cr3+ जाने में हाफ फिल्ड T2G लेवल आ रहा है, Mn3+ से Mn2+ जाने में हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल आ रही है। तो इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये दोनों लोग ये काम करते हैं। समझ आया, इसको नोट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, फिर मैं इसका रीजन लिखवा देता हूँ आपको, या बोल देता हूँ। इसको लिख लेना, फिर पोस्ट करके लिख लो, फिर मैं बोल रहा हूँ। देखो हर बार मैं थोड़ी लिखूंगा, तुम भी थोड़ा अलर्ट रहो। देखो क्या है, Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है ना, तो लिखेंगे हम आंसर, इट इट इज बिकॉज Cr2+ by losing one electron changes to Cr3+, which has stable half filled T2G level, whereas Mn3+ on gaining electron converts to Mn2+, which has stable half-filled d orbital. So due to these reasons, Cr2+ is strongly reducing because it itself get oxidized on changing to Cr3+, and Mn3+ is strongly oxidizing because it itself get reduced on changing to Mn2+. इससे explain हो जाएगा, ठीक है, लिख लेना। मेन बात तो यही है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, चलो रब कर दें, आ जाओ। अगला क्या है, कोबाल्ट 2 अनस्टेबल है, स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो कोबाल्ट 2+ है वो उतने अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता है, बट जो कोबाल्ट 3+ है वो अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कभी भी सॉल्यूशन में अगर आपने कोई लिगेंड डाल दिया या कॉम्प्लेक्स बनाने वाला ऐसा रिएजेंट डाल दिया, तो वो CO2+ से कहेगा, भाई CO2+ कहेगा रुको, तुम मेरे साथ तो कॉम्प्लेक्स बना नहीं रहे हो, तो मैं पहले CO3+ में कन्वर्ट हो जा रहा हूँ। और 2+ से 3+ जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन। तो क्यों है ऐसा, लिख लो सेकंड का आंसर, इट इज बिकॉज
CO3+ is better complexing ion देन, मतलब उसकी एबिलिटी ज्यादा है ना, देयरफॉर CO2+ इज अनस्टेबल, कहाँ पे, इज अनस्टेबल इन aqueous solution because it oxidizes to CO3+ which has stronger tendency to form कॉम्प्लेक्स, है ना, इनकी टेंडेंसी क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाने की ज्यादा है। आ गई बात समझ में? अगला आंसर भी यही लिख लें, देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होती है, भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टीज वाली क्लास में भी कराया था कि CO+1 क्या है, अनस्टेबल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई D1 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, D0 हो जाएगा, झाड़ी खत्म, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, स्टेबिलिटी, है ना। ऐसा इसलिए है D1 configuration is unstable and it gets, या तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा कॉपर की तरह या रिड्यूस हो जाएगा, एंड इट गेट्स डिस्प्रपोर्शनेट और रिड्यूस टू फॉर्म D0 configuration which is relatively more stable। अब D0 में यार इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो काय का रिपल्शन, काय की अनस्टेबिलिटी, है ना, which is relatively more stable, किससे, which is relatively more stable than D1 configuration। तो यहाँ पे मैंने आपके NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए, साथ ही साथ KMnO4 की रिएक्शन भी बता दी, K2Cr2 सब हम कर ही चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या शुरू करेंगे, F ब्लॉक। डी ब्लॉक को अच्छे से रिवाइज कर लो, आई थिंक 5 लेक्चर हो गए हैं और हमने अपना डी ब्लॉक खत्म कर दिया है, मतलब अच्छे से करा ना, डिटेल में रिएक्शन भी समझाई तुम्हें, क्वेश्चन भी कराए, वरना और जल्दी हो जाता। जल्दी कहाँ की है, इनऑर्गेनिक शुरू करिए, इनऑर्गेनिक में और मजा आएगा। बायो वाले बच्चों जो थे फिजिकल में, थोड़ा उन्हें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी, है ना, बट यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, इतना नोट करो। आज टाइम देने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय बाय।